नमस्कार। मैं मोनिका चौहान मेरे यूट्यूब चैनल कथा कुंज में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है उसकी रोटी, जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। बालों को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती थी। नकोदर रोड के उस हिस्से में आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। वहाँ की ज़मीन भी बंजर और ऊबड़ खाबड़ थी। खेत वहाँ से 30-40 गज के फासले से शुरू होते थे और खेतों में भी उन दिनों कुछ नहीं था। फसल कटने के बाद सिर्फ ज़मीन की गुड़ाई ही की गई थी, इसलिए चारों तरफ बस मटियालापन ही नज़र आता था। गर्मी से पिघली हुई नकोदर रोड का हल्का सुरमई रंग ही उस मटियालेपन से जरा अलग था। जहाँ बालू खड़ी थी वहाँ से थोड़े फासले पर एक लकड़ी का खोखा था। उसमें पानी के 2 बड़े बड़े मटकों के पास बैठा एक अधेड़ सा व्यक्ति ऊँघ रहा था। ऊँघ में वह आगे को गिरने को होता तो सहसा झटका खाकर संभल जाता, फिर आसपास के वातावरण पर एक उदासी सी नज़र डालकर और अंगोछे से गले का पसीना पोंछकर वैसे ही ऊँघने लगता। एक तरफ 2.5-3 फुट के खोखे की छाया फैली थी और एक भिखमंगा, जिसकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ी हुई थी, खोखे से टेक लगाए ललचाई आंखों से बालों के हाथों की तरफ देख रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता दुबक कर बैठा था और उसकी नज़र भी बालों के हाथों की रोटी की तरफ थी। बालू ने हाथ की रोटी को मैले आंचल में लपेट रखा था। वह उसे बदनज़र से बचाए रखना चाहती थी। रोटी वह अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई थी, मगर देर हो जाने से सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और वह अब इस इंतज़ार में खड़ी थी कि बस नकोदर से होकर लौट आए तो वह उसे रोटी दे दे। वह जानती थी कि उसके वक्त पर न पहुंचने से सुच्चा सिंह को बहुत गुस्सा आया होगा। वैसे ही उसकी बस जलंधर से चलकर 2 बजे वहाँ आती थी और उसे नकोदर पहुंचकर रोटी खाने में 3-3:30 बज जाते थे। वह उसकी रात की रोटी भी उसे साथ ही दे देती थी, जो वह आखिरी फेरे में नकोदर पहुंचकर खाता था। 7 दिन में 6 दिन सुच्चा सिंह की ड्यूटी रहती थी और 6 दिन वही सिलसिला चलता था। बालू 1-1:15 बजे रोटी लेकर गांव से चलती थी और धूप में आधा कोस तय करके 2 बजे से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाती थी। अगर कभी उसे 2-4 मिनट की देरी हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी न किसी बहाने से बस को वहाँ रोक के रखता, मगर उसके आते ही उसे डांटने लगता कि वह सरकारी नौकर है, उसके बाप का नौकर नहीं कि उसके इंतज़ार में बस खड़ी रखा करे। वह चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती, मगर आज वह 2-4 मिनट की नहीं 2-2.5 घंटे की देर से आई थी, यह जानते हुए भी कि उस समय वहाँ पहुँचने का कोई मतलब नहीं। वह अपनी बेचैनी में घर से चल दी थी। उसे जैसे लग रहा था कि वह जितना वक्त सड़क के किनारे इंतज़ार में बिताएगी, सुच्चा सिंह की नाराज़गी उतनी ही कम हो जाएगी। यह तो निश्चित ही था कि सुच्चा सिंह ने दिन की रोटी नकोदर के किसी तंदूर में खा ली होगी, मगर उसे रात की रोटी देना ज़रूरी था और साथ ही वह सारी बात बताना भी, जिसकी वजह से उसे देर हुई थी। वह पूरी घटना को मन ही मन दोहरा रही थी और सोच रही थी कि सुच्चा सिंह से बात किस तरह कही जाए कि उसे सब कुछ पता भी चल जाए और वह खामखा तैश में भी ना आए। वह जानती थी कि सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत ख़राब है और साथ ही यह भी कि जंगी से उल्टा सीधा कुछ कहा जाए तो वह बगैर गड़ासे के बात नहीं करता। जंगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती थी। पिछले साल वह साथ के गांव की एक महरी को भगा कर ले आया था और ना जाने कहाँ ले जाकर भेज आया था। फिर नकोदर के पंडित जीवाराम के साथ उसका झगड़ा हुआ तो उसे उसने कत्ल करवा दिया था। गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे, मगर उससे बिगाड़ भी नहीं रखते थे। मगर उस आदमी की लाख बुराइयां सुनकर भी उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है कि 14 साल की जिंदान को अकेले देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे। वह यूं भी जिंदान से 3 गुनी उम्र का था और अभी साल भर पहले तक उसे बेटी बेटी कहकर बुलाया करता था, मगर आज उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने खेत में से आती जिंदान का हाथ पकड़ लिया। उसने जिंदान को नंती के यहाँ से उपले मांग लाने को भेजा था। इनका घर खेतों के एक सिरे पर था और गांव के बाकी घर दूसरे सिरे पर थे।
वह आटा गूँथ कर इंतज़ार कर रही थी कि जिंदान उपले लेकर आए तो वह जल्दी से रोटियां सेक लें, जिससे बस के वक्त से पहले सड़क पर पहुंच जाए। मगर जिंदान नहीं आई तो उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रखा था। जब वह जिंदान नहीं आई, उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे देखते ही उसका दिल एक अज्ञात आशंका से काँप गया। क्या हुआ है जिंदो, ऐसे क्यों हो रही है? उसने ध्यान से देखते हुए उसे पूछा। जिंदान चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बाहों में सिर डालकर रोने लगी। कसम खानी कुछ बताएगी भी, क्या बात हुई है? जिंदान कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। किसी ने कुछ कहा है तुझसे? उसने अब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तू मुझे उपले उपले लेने मत भेजा कर। जिंदान रोने के बीच उखड़ी उखड़ी आवाज़ में बोली। मैं आज से घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मुआ जंगी आज मुझसे कहता था, और गला रुध जाने से वह आगे कुछ नहीं कह सकी। क्या कहता था जग्गी तुझसे? बता बता। वह जैसे एक बोझ के नीचे दबकर बोली। कसम खाने, अब बोलती क्यों नहीं? वह कहता था, जिंदान सिसकती रही। चल जिंदान, अंदर चलकर शरबत पी ले, आज तू बहुत सोड़ी लग रही है। मुआ कामजात वह सहसा उबल पड़ी। मुए को अपनी माँ रंडी सोनी नहीं लगती? मुए की नज़र में कीड़े पड़े। निपुते तेरे घर में लड़की होती तो इससे बड़ी होती, तेरे दीद फटे। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा चाचा मुझे प्यास नहीं है। जिंदान कुछ संभलने लगी। फिर कहने लगा, प्यास नहीं है तो भी एक घूंट पी लेना। चाचा का शरबत पिएगी तो याद करेगी। और मेरी बाह पकड़कर खींचने लगा। हाय रे मौत मरे, तेरा कुछ ना रहे, तेरे घर में आग लगे। आने दे सुच्चा सिंह को, मैं तेरी बोटी बोटी ना नचवाऊँ तो कहना। जल मरे, तू सोया सो ही जाए। हाँ फिर? मैं बाह छुड़ाने लगी तो मुझे मिठाई का लालच देने लगा। मेरे हाथ से उपले वहीं गिर गए। मैंने उन्हें वैसे ही पड़े रहने दिया और बाह छुड़ाकर भाग आई। उसने ध्यान से जिंदान को सिर से पैर तक देखा और फिर अपने आप सटा लिया। और तो कुछ नहीं कहा उसने। जब मैं थोड़ी दूर निकल आई तो पीछे से ही करके बोला, बेटी तू बुरा तो नहीं मान गई? अपने उपले तो उठाकर ले जा। मैं तो तेरे साथ हंसी कर रहा था, तू इतना भी नहीं समझती? चल आ इधर। नहीं आती तो मैं आज तेरे घर आकर तेरी बहन से शिकायत करूँगा कि जिंदान बहुत गुस्ताख हो गई है। कहा नहीं मानती। मगर मैंने उसे ना जवाब दिया, न मुड़कर उसकी तरफ देखा, सीधी घर चली आई। अच्छा किया, मैं मुँह की हड्डी पसली एक करा कर छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। इसे यह नहीं पता कि जिंदान सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है। जरा सोच समझ कर हाथ लगाऊं। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वहाँ तुझे किसी और ने देखा तो नहीं? नहीं, खेतों के इस तरफ आम के पेड़ के नीचे राधू चाचा बैठा था। उसने देखकर पूछा कि बेटी इस वक्त धूप से कहाँ से आ रही है? तो मैंने कहा कि बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लाने गई थी। अच्छा किया, मुआ जंगी तो शोहदा है, उसके साथ अपना नाम जुड़ जाए तो अपनी ही इज्जत जाएगी। उस सिर जले का क्या जाना है, लोगों को तो करने के लिए बात चाहिए। उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे काफ़ी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी और आम का अचार रखकर उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा, उसे पता था कि 2 कप के बज चुके हैं और वह दोपहर की रोटी सुच्चा सिंह को नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वह रोटी रखकर इधर उधर के काम करने लगी। मगर जब बिल्कुल खाली हो गई तो उससे यह नहीं हुआ कि बस के अंदाजे से घर से चले। मुश्किल से 3:30-4 ही बजे थे कि वह चलने के लिए तैयार हो गई। बहन तू कब तक आएगी? जिंदान ने पूछा। दिल ढलने से पहले आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना, मुझे अकेले डर लगेगा। डरने की क्या बात है? वह दिखावटी साहस के साथ बोली। किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आँख उठाकर भी देख सके? सुच्चा सिंह को पता चलेगा तो वह उसे कच्चा ही नहीं चबा जाएगा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सांझ से पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। तो ऐसा करना कि अंदर से सांकल लगा लेना, समझी? कोई दरवाज़ा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना। फिर उसने ज़रा धीमे स्वर में कहा, और अगर जंगी आ जाए तो मेरे लिए पूछे कहाँ गई है तो कहना कि सुच्चा सिंह को बुलाने गई है, समझी? पर नहीं, तो उससे कुछ नहीं कहना, अंदर से जवाब ही नहीं देना, समझी? वह दहलीज के पास पहुंची तो जिंदान ने पीछे से कहा, बहन मेरा दिल धड़क रहा है। तू पागल हुई है? उसने उसे प्यार के साथ झिड़क दिया।
7 गांव है, फिर डर किस बात का है? और तू, आप भी मुटियार है, इस तरह घबराती क्यों है? मगर जिंदान को दिलासा देकर भी उसकी अपनी तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने के वक्त से ही वह चाह रही थी कि किसी तरह बस जल्दी से आ जाए, जिससे वह रोटी देकर झटपट जिंदान के पास पहुंच जाए। वीरा, 2 बजे वाली बस को गए भी कितनी देर हुए हैं? उसने भिखमंगे से पूछा, जिसकी आंखें अब भी उसके हाथ की रोटी पर लगी थी। धूप की चुभन अभी कम नहीं हुई थी, हालांकि खोखे की छाया अब पहले से काफ़ी लंबी हो गई थी। कुत्ता प्याऊ के तख्ते के नीचे पानी को मुंह लगाकर अब आसपास चक्कर काट रहा था। पता नहीं बहना, भिखमंगे ने कहा, कई बसें आती हैं, कई जाती हैं, यहाँ कौन घड़ी का हिसाब रखता है? बालो चुप हो रही। एक बस अभी थोड़ी ही देर पहले नकोदर की तरफ गई थी। उसे लग रहा था धूप के फैलाव के दोनों तरफ 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। बसें एक दुनिया से आती हैं और दूसरी दुनिया की तरफ चली जाती हैं। कैसी होंगी वे दुनियाएं, जहाँ बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानें हैं, और जहाँ एक ड्राइवर की आमदनी की 3/4 हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है। देवी अक्सर कहा करता था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में एक रखैल रख रखी है। उसका कितना मन होता था कि वह एक बार उस औरत को देखे। उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा भी था कि वह उसे नकोदर दिखा दे, पर सुच्चा सिंह ने डांट कर जवाब दिया था, क्यों, तेरे पर निकल रहे हैं, घर में चैन नहीं पड़ता? सुच्चा सिंह वह मर्द नहीं है कि औरत की बाह पकड़कर उसे सड़कों पर घुमाता फिरे। घूमने का ऐसा ही शौक है तो दूसरा खत्म कर ले, मेरी तरफ से तुझे खुली छुट्टी है। उस दिन के बाद वह यह बात जबान पर भी नहीं लाई थी। सुच्चा सिंह कैसा भी हो, उसके लिए सब कुछ वही था। वह उसे गालियाँ दे लेता था, मार पीट लेता था, फिर भी उससे इतना प्यार तो करता था कि हर महीने तनख्वाह मिलने पर उसे 20 रुपये दे जाता था। लाख बुरी कहकर भी वह उसे अपनी घरवाली तो समझता था। ज़बान का कड़वा भले ही हो, पर सुच्चा सिंह दिल का बुरा हरगिज़ नहीं था। वह उसके जिंदान को घर में रख लेने पर अक्सर कुढ़ा करता था, मगर पिछले महीने खुद ही जिंदान के लिए कांच की चूड़ियाँ और 2.5 गज मलमल लाकर दे गया था। एक बस धूल उड़ाती आकाश के उस छोर से इस तरफ को आ रही थी। बालों ने दूर से ही पहचान लिया कि वह बस सुच्चा सिंह की बस नहीं है। फिर भी बस जब तक पास नहीं आ गई, वह उत्सुक आंखों से उस तरफ देखती रही। बस प्याऊ के सामने आकर रुकी। एक आदमी प्याज और शलजम का गट्ठर लिए बस से उतरा। फिर कंडक्टर ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और बस आगे चल दी। जो आदमी बस से उतरा था, उसने प्याऊ के पास जाकर प्याऊ वाले को जगाया और चुल्ली से 2 लोटे पानी पीकर मूछें साफ करता हुआ अपने गट्ठर के पास लौट आया। वीरा, नकोदर से अगली बस कितनी देर में आएगी? बालू ने 2 कदम आगे जाकर उस आदमी से पूछ लिया। घंटे घंटे के बाद बस चलती है माई, वह बोला, तुझे कहाँ जाना है? जाना नहीं है वीरा, बस का इंतज़ार करना है। सुच्चा सिंह ड्राइवर मेरा घरवाला है, उसे रोटी देनी है। ओह सुच्चा सिंह, और उस आदमी के होठों पर खास तरह की मुस्कुराहट आ गई। तू उसे जानता है? उसे नकोदर में कौन नहीं जानता। बालों को उसका कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चुप हो रही। सुच्चा सिंह के बारे में जो बातें वह खुद जानती थी, उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना उसे पसंद नहीं था। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों को क्या हक है कि वे उसके आदमी के बारे में इस तरह बात करें। सुच्चा सिंह शायद अगली बस लेकर आएगा, वह आदमी बोला। हाँ, इसके बाद अब उसी की बस आएगी। बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतज़ार कराता है। चल वीरा, अपने रास्ते निकल। बालो चिढ़कर बोली, वह क्यों इंतज़ार कराएगा? मुझे ही रोटी लाने में देर हो गई थी, जिससे बस निकल गई। वह बेचारा सवेरे से भूखा बैठा होगा। भूखा? कौन? सुच्चा स्यों? और वह व्यक्ति दांत निकाल कर हंस दिया। बालों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या साईं सच्चे, कहकर उस आदमी ने अपना गट्ठर सिर पर उठा लिया और खेतों की पगडंडी पर चल दिया। बालों की दाईं टांग सो गई थी। उसने भार दूसरी टांग पर बदलते हुए एक लंबी सांस ली और दूर तक के वीराने को देखने लगी। न जाने कितनी देर बाद आकाश के उसी कोने से दूसरी बस अपनी तरफ आती नजर आई। तब तक खड़े खड़े उसके पैरों की एड़ियाँ दुखने लगी थीं। बस को देखकर वह पोटली का कपड़ा ठीक करने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वह रोटियां कुछ और देर से बनाकर क्यों नहीं लाई, जिससे वे रात तक कुछ और ताज़ा रहती। सुच्चा सिंह को कड़ा प्रसाद का इतना शौक है,
उसे क्यों यह ध्यान नहीं आया कि वह आज थोड़ा कड़ाह प्रसाद ही बनाकर ले आए। खैर, कल गुरु परब है, कल जरूर कड़ाह प्रसाद बनाकर लाएगी। पीछे गर्द की लंबी लकीर छोड़ती हुई बस पास आती जा रही थी। बालों ने 20 गज दूर से ही सुच्चा सिंह का चेहरा देखकर समझ लिया कि वह उससे बहुत नाराज़ है। उसे देखकर सुच्चा सिंह की भवें तन गई थी और निचले होंठ का कोना दांतों में चला गया था। बालों ने धड़कते दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा दिया, मगर बस उसके पास न रुककर प्याऊ से ज़रा आगे जाकर रुकी। 2-1 लोग वहाँ बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस की छत पर जाकर एक आदमी की साइकिल नीचे उतारने लगा। बालो तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुँच गई। सुच्चा सिंह, उसने हाथ उठाकर रोटी अंदर पहुँचाने की चेष्टा करते हुए कहा, रोटी ले ले। हट जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ झटक कर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, 1 मिनट नीचे उतरकर मेरी बात सुन ले। आज एक खास वजह हो गई थी, नहीं तो मैं बक नहीं। हट जा यहाँ से, कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि वहाँ का सारा सामान उतर गया है या नहीं। बस एक पेटी बाकी है, उतार रहा हूँ, कंडक्टर ने छत से आवाज़ दी। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, बालों ने मिन्नत के लहजे में कहा। तो नीचे उतर कर मेरी बात तो सुन ले। उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने फिर कंडक्टर से पूछा। हाँ चलो, पीछे से कंडक्टर की आवाज़ आई। सुच्चा सिंह, तू मुझ पर नाराज़ हो ले, पर रोटी तो रख ले। तू मंगलवार को घर आएगा तो मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। बालों ने हाथ और ऊंचा उठा दिया। मंगलवार को घर आएगा तेरा? और एक मोटी सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। दिन ढलने के साथ साथ आकाश का रंग बदलने लगा था। बीच बीच में कोई एकाध पक्षी उड़ता हुआ आकाश को पार कर जाता था। खेतों में कहीं कहीं रंगीन पगडंडियाँ दिखाई देने लगी थी। बालों ने प्याऊ से पानी पिया और आंखों पर छींटे मारकर आंचल से मुंह पोंछ लिया। फिर प्याऊ से कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गई। वह जानती थी अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से 8-9 बजे तक वापस आएगी। क्या तब तक मुझे इंतज़ार करना चाहिए? सुच्चा सिंह को इतना तो करना चाहिए था कि उतर कर उसकी बात सुन लेता। उधर घर में जिंदान अकेली डर रही होगी। मुआ जंगी पीछे किसी बहाने से आ गया तो सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो वह आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अब रोटी तो वह बाहर कहीं ना कहीं खा ही लेगा, मगर उसके गुस्से का क्या होगा? सुच्चा सिंह का गुस्सा बेजा भी तो नहीं है। उसका मेहनती शरीर है और उसे कसकर भूख लगती है। वह थोड़ी और मिन्नत करती तो वह ज़रूर मान जाता, पर अब प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। भिखमंगा भी ना जाने कब का उठकर चला गया था। हाँ, कुत्ता अब भी वहीं आसपास घूम रहा था। धूप ढल रही थी और आकाश में उड़ते चिड़ियों के झुंड सुनहरे लग रहे थे। बालों को सड़क के पार तक फैली अपनी छाया बहुत अजीब लग रही थी। पास के किसी खेत में कोई गबरू जवान खुले गले से माहिया गा रहा था। बोलड़ दी था कोई ना, झीड़ा सानू ला देता, उस रोकदा ना कोई ना। माहिया की वह लय बालों की रग रग में बसी हुई थी। बचपन में गर्मियों की शाम को वह और बच्चों के साथ मिलकर रहट के पानी की धार के नीचे नाच नाच कर नहाया करती थी। तब भी माहिया की लय इसी तरह हवा में समाई रहती थी। सांझ के झुटपुटों के साथ उस लय का एक खास ही संबंध था। फिर ज्यों ज्यों वह बड़ी होती गई, जिंदगी के साथ उस लय का संबंध और गहरा होता गया। उसके गांव का युवक लाली था, जो बड़ी लोच के साथ माहिया गाया करता था। उसने कितनी बार उसे गांव के बाहर पीपल के नीचे कान पर हाथ रखकर गाते सुना था। पुष्पा और पारो के साथ वह देर देर तक उस पीपल के पास खड़ी रहती थी। फिर एक दिन आया जब उसकी माँ कहने लगी कि वह अब बड़ी हो गई है, उसे इस तरह देर देर तक पीपल के पास नहीं खड़ी रहना चाहिए। उन्हीं दिनों उसकी सगाई की भी चर्चा होने लगी। जिस दिन सुच्चा सिंह के साथ उसकी सगाई हुई, उस दिन पारो आधी रात तक ढोलक पर गीत गाती रही। गाते गाते पारो का गला रह गया था, फिर भी वह ढोलक छोड़ने के बाद उसे बाहों में लिए हुए गाती रही। बीबी चन्नड़ दे ओले ओले की हूँ खड़ी, नी लाडो की हूँ खड़ी, मैं ता खड़ी सा बावल जी दे बार, मैं कन्या कवार, बावल बर लोड़िए, नी जाइए की हो जी हवेली जिए, जियो तरिया विचो नंद, चंदा विचो नंद, नंदा विचो कान कन्हैया वर लीजिए। वह नहीं जानती थी कि उसका वर कौन है, कैसा है, फिर भी उसका मन कहता था कि उसके वर की सूरत शक्ल ठीक वैसी ही होगी
जैसे कि गीत की कड़ियाँ सुनकर सामने आती थी। सुहाग रात को जब वह सुच्चा सिंह ने के चेहरे से घूंघट हटाया तो उसे देखकर लगा कि वह सचमुच बिल्कुल वैसा ही कान कन्हैया वर पा गई है। सुच्चा सिंह ने उसकी ठोड़ी ऊंची की तो न जाने कितनी लहरें उसके सिर से उठकर पैरों के नाखूनों में जा समाई। उसे लगा कि जिंदगी न जाने कितने ऐसी सिहरनों से भरी होगी जिन्हें वह रोज़ रोज़ महसूस करेगी और अपनी याद में संजो कर रखती जाएगी। तू हीरे की कड़ी है, हीरे की कड़ी, सुच्चा सिंह ने उसे बाहों में भर कर कहा था। उसका मन हुआ था कि कहे, यह हीरे की कड़ी तेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, मगर वह शर्मा कर चुप रह गई थी। माई, अंधेरा हो रहा है, अब घर जा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? प्याऊ वाली ने चलते हुए उसके पास रुककर पूछा। वीरा, यह बस 8-9 बजे तक जालंधर से लौट कर आएगी ना? बालू ने दयनीय भाव से उससे पूछ लिया। क्या पता कब तक आए, तू उतनी देर यहाँ खड़ी रहेगी? वीरा, उसे रोटी जो देनी है, उसे रोटी लेनी होती तो ले ना लेता, उसका तो दिमाग ही आसमान पर चढ़ा रहता है। वीरा, मर्द कभी नाराज़ हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा खड़ी रह, तेरी मर्जी, बस 9 बजे से पहले क्या ही आएगी? चल जब भी आए। प्याऊ वाले से बात करके वह निश्चय खुद ब खुद हो गया जो वह अब तक नहीं कर पाई थी कि उसे बस के जालंधर से लौटने तक वहाँ रुकी रहना है। जिंदान थोड़ा डरेगी, इतना ही तो ना। जंगी की अब दोबारा उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। आखिर गांव की पंचायत भी तो कोई चीज़ है। दूसरे की बहन बेटी पर बुरी नज़र रखना कोई मामूली बात है? सुच्चा सिंह को पता चल जाए तो वह उसे केशों से पकड़कर सारे गांव में नहीं घसीट देगा, मगर सुच्चा सिंह को यह बात ना बताना ही शायद बेहतर होगा। क्या पता इतनी सी बात से दोनों में सिर्फ उटव्वल हो जाए। सुच्चा सिंह पहले ही घर के झंझटों से घबराता है, उसे और झंझट में डालना ठीक नहीं। अच्छा हुआ जो उस वक्त सुच्चा सिंह ने बात नहीं सुनी। वह तो अभी कह रहा था कि मंगलवार को घर नहीं आएगा। अगर वह सचमुच ना आया तो? और अगर उसने गुस्से होकर घर आना बिल्कुल छोड़ दिया तो? नहीं, वह उसे कभी कोई परेशान करने वाली बात नहीं बताएगी। सुच्चा सिंह खुश रहे। घर की परेशानियां वह खुद संभाल सकती है। वह जरा सी सिहर गई। गांव का लोटू सिंह अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था। उसके पीछे वह टुकड़े टुकड़े को तरस गई थी। अंत में उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पानी से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी। उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह जाकर प्याऊ के तख्ते पर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झिंगुरों के संगीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और एक नकोदर की तरफ से आकर निकल गई। सुच्चा सिंह जालंधर से आखिरी बस लेकर आता था। उसने पिछली बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी रहती है। अब जिस बस की बत्तियां दिखाई देंगी वह सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मूंदी जा रही थीं। वह बार बार कोशिश करके आंखें खोलकर दूर तक देखने के लिए कोशिश करती, दूर तक के अंधेरे और उन काली छायाओं पर केंद्रित करती जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। ज़रा सी भी आवाज़ होती तो उसे लगता कि बस आ रही है और वह सतर्क हो जाती, मगर बत्तियों की रोशनी ना दिखाई देने से एक ठंडी सांस भरकर फिर से निढाल हो जाती। दो एक बार मुंदी हुई आंखों से जैसे बस की बत्तियां अपनी ओर आती देखकर वह चौंक गई, मगर बस नहीं आ रही थी। फिर उसे लगने लगा कि वह घर में है और कोई ज़ोर ज़ोर से घर के किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदार अंदर बैठकर सहमी हुई है। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा है। रहट के बैल लगातार घूम रहे हैं। उनकी घंटियों की ताल के साथ पीपल के नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रखे माहिया गा रहा है। जोर की धूल उड़ रही है जो धरती और आकाश की हर चीज़ को ढके ले रही है। वह अपनी रोटी वाली पोटली को संभालने की कोशिश कर रही है, मगर वह उसके हाथ से निकलती जा रही है। प्याऊ पर सूखे मटके रखे हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। वह बार बार लोटा मटके में डालती है, पर उसे खाली पाकर निराश हो जाती है। उसके पैरों में बिवाइयाँ फूट रही है। वह हाथ की उंगली से उन पर तेल लगा रही, मगर लगाते लगाते ही तेल सूखता जाता है। जिंदान अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है, कह रही है, तू मुझे छोड़कर क्यों गई थी?
क्यों गई थी मुझे छोड़कर? हाय, मेरा परांदा कहाँ है? मेरा परांदा किसने ले लिया? सहसा कंधे पर हाथ के छूने से वह चौंक गई। सुच्चा सा उसने जल्दी से आंखों को मल लिया। तू अब तक घर नहीं गई? सुच्चा सिंह ताकते पर उसके पास ही बैठ गया। वह ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी। उस वक्त उसमें एक भी सवारी नहीं थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर बैठा ऊँघ रहा था। मैंने सोचा रोटी देकर ही जाऊंगी। बैठे बैठे झपकी आ गई। तुझे आए बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं, अभी बस खड़ी की है। मैंने तुझे दूर से ही देख लिया था। तू इतनी पागल है कि तब से अब तक रोटी देने के लिए यहाँ बैठी है। क्या करती? तू जो कह गया था कि मैं घर नहीं आऊँगा। और उसने पल के झपक कर अपने उमड़ते आंसुओं को सुखा देने की चेष्टा की। अच्छा, ला दे रोटी और घर जा। जिंदान वहाँ अकेली डर रही होगी। सुच्चा सिंह ने उसकी बात थपथपा दी और उठ खड़ा हुआ। रोटी वाला कटोरा उससे लेकर सुच्चा सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे बस के पास तक ले आया। फिर वह उचक कर अपनी सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट करने लगा तो वह जैसे डरती डरती बोली, सुच्चा स्या, तू मंगल को घर आएगा ना? हाँ, आऊँगा। तुझे शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है। बस घर घर आने लगी तो वह 2 कदम पीछे हट गई। सुच्चा सिंह ने अपनी दाढ़ी मूंछ पर हाथ फेरा, एक डकार लिया और उसकी तरफ देखकर पूछ लिया, तो उस वक्त क्या बात बताना चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मंगल को घर आएगा ही। अच्छा, आप जल्दी से घर जा, देर न कर, 1 मील बाट है। सुच्चा सा, कल गुरु पर्व है। कल मैं तेरे लिए कड़ा प्रसाद बना कर लाऊंगी। अच्छा अच्छा। बस जल्दी। बालू पहियों की धूल के घिर गई। धूल साफ होने पर उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली और तब तक बस के पीछे की लाल बत्ती को देखती रही जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।